कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज की क्लास हम लोग अपने हाउ फ्री इज द प्रेस चैप्टर का फाइनल बच्चे हम लोग आज एक क्लास करने वाले हैं, जिसका है ना, जिसमें हम लोग इस चैप्टर से लिए गए इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे वो बच्चे इस चैप्टर से लिए गए समरी और इस चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम लोग इस क्लास में कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए बच्चे, गुड मॉर्निंग सबको। जल्दी आप लोग क्लास में फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। हाँ बच्चे, टॉपर्स रिवीजन का क्लास बच्चे आज हमारा नहीं है, हमारा टाइम कल के लिए रखा गया है। ठीक है, शेड्यूल देखिए लग गया होगा। हाँ, आज मैथ वाले सर का टॉपर्स रिवीजन का क्लास है, मैथ वाले सर का, सौरभ सर का। ठीक है, चलिए तो आइए बच्चे शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर का। हम लोग के कौन से फॉर्म में, एक समराइज फॉर्म पढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग इसको। अभी तक हमने जो भी मोटा मोटी पढ़ा है अपने क्लास में, है ना, अभी इस चैप्टर से लेके 5 लेक्चर्स ऑलरेडी इस क्लास में हो गए हैं और फाइनली बच्चे आज इस क्लास में इस चैप्टर का समरी फॉर्म पढ़ करके हम लोग इसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चे क्लास को शुरू किया जाए। ओके, यहां बच्चे समरी तौर पे कहा गया, जो सारांश है पूरे चैप्टर का गया, इन हाउ फ्री इज द प्रेस चैप्टर में डीएल सेयर्स एक्सप्लेन। डीएल सेयर्स जो इस चैप्टर के राइटर रही हैं। अच्छा, डाउट में एक बच्ची ने भेजा था कि सर ये जो डीएल सेयर्स हैं ये राइटर मेल, ये फीमेल नहीं मेल है। नहीं, ये फीमेल है ना, ये फीमेल है। फोटो से लगा था नहीं कि वो मेल है कि फीमेल है, वो फीमेल है ये डीएल सेयर्स। ठीक है, तो डीएल आप सर्च कीजिएगा गूगल पे डीएल सेयर्स के बारे में, वो महिला है, वो एक फीमेल है, वो मेल नहीं है। ठीक है, तो यहां देखिए बच्चे, हाउ फ्री इज द प्रेस डीएल सेयर्स एक्सप्लेन दैट। इस चैप्टर में, इस कौन सा चैप्टर में, हाउ फ्री इज द प्रेस चैप्टर में डीएल सेयर्स एक्सप्लेन करती नजर आती हैं, वर्णन करती नजर आती हैं कि ऑल्दो भले ही द प्रेस इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। शुरुआत में कहती हैं कि भले ही प्रेस वाले के ऊपर नियंत्रण नहीं है सरकार का, मतलब सरकारी तौर से प्रेस वाले के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन इट इज स्टिल नॉट ट्रूली फ्री। लेकिन ये सही मायने में आजाद भी तो नहीं है। गवर्नमेंट का इनके ऊपर कोई शासन नहीं है, लेकिन इनके ऊपर जिनका शासन है, इनके एडवर्टाइजर्स का, इनके ऑनर का, तो उसके चलते ये सही मायने में फ्री नहीं है। ठीक है, शी सेज, ये कहती नजर आती है इस चैप्टर में कि न्यूज पेपर्स आर ऑफन कंट्रोल्ड बाय रिच ऑनर्स, कि जितने भी समाचार पत्र छपते हैं उसमें जो न्यूज आते हैं उसके ऊपर नियंत्रण होता है। किनका? तो भाई जाने माने धनी जो होते हैं, ऑनर्स, जो इस न्यूज़पेपर के ऑनर होते हैं, उनके हाथ में कमांड रहता है या फिर एडवर्टाइजर्स के हाथ में कमांड रहता है। ठीक है, हु केयर मोर अबाउट मनी देन ट्रूथ। और इन दोनों को ना, इन दोनों को सच्चाई से कहीं ज्यादा पैसों की परवाह होती है। इससे ज्यादा तो सच दिखाने से कहीं ज्यादा इनको इनके पैसे की ज्यादा परवाह होती है। जर्नलिस्ट में अवॉइड टेलिंग द फुल ट्रूथ टू प्लीज देयर बॉसेस और द पब्लिक। जो पत्रकार लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जनता को, मासेस को, मासेस मतलब जनता, पब्लिक मतलब जनता, तो मासेस को, जनता को या अपने अपने बॉस को, अपने अपने मालिक को खुश करने के लिए, उनको खुश करने के लिए सच्चाई, पूरी सच्चाई को क्या करते हैं, बताने से अवॉइड करते हैं। न्यूज कैन बिकम मोर अबाउट एंटरटेनमेंट देन रियल फैक्ट्स। इनके हिसाब से क्या होता है कि जो न्यूज हैं, जो समाचार हैं, कैन बिकम मोर अबाउट एंटरटेनमेंट देन रियल फैक्ट्स, कि जितना उनके अंदर वास्तविक जो सच्चाई है, जो तथ्य हैं, उनसे कहीं ज्यादा समाचार को मनोरंजन के रूप में पेश करने लगते हैं, मनोरंजन के रूप में, जैसे आपने इस चैप्टर में देखा था। शेयर्स, बिलीव्स, इनको बिलीव है, ये मानती है ऐसा कि जो रियल प्रेस होते हैं ना, असल मायने में जो प्रेस वालों की जो आजादी है उसका सही मतलब क्या है, तो उसका मतलब है टेलिंग द ट्रूथ, कि अगर प्रेस वाले बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना हेजिटेशन के, अगर वो सच्चाई को बयां कर रहे हैं, ईमानदारी से, ऑनेस्टली एंड ब्रेवली, बहादुरी से, जहां पर वो किसी से ना डरते हुए बहादुरी के साथ, ईमानदारी के साथ अगर सच्चाई को बयां कर रहे हैं, तो सही मायने में प्रेस वालों की आजादी वही है। विदाउट फियर, बिना किसी डर के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के, अगर ईमानदारी और बहादुरी के साथ वो सच्चाई को बयां करते हैं, तो असल मायने में आजादी का मतलब प्रेस वालों के लिए यही है। शी वॉर्न्स दैट, यहां पर डीएल सेयर्स इस बात को वॉर्न करती हैं, चेतावनी देते हुए कहती हैं कि विदाउट दिस, और जहां प्रेस वालों को ऐसी आजादी नहीं मिलेगी, तो पीपल आर नॉट ट्रूली इन्फॉर्म्ड। तो भाई साहब, जनता को सही सही इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगा? इवन इफ द प्रेस सिम्स फ्री, यहां तक कि प्रेस वाले भी अपने आप को स्वतंत्र कैसे मान पाएंगे? जब वो दबाव में काम करेंगे तो फिर वो आजादी किस बात की फिर? तुम ठीक है,
तो ये बच्चे समरी को फाइनली कहते हैं कि फाइनली इट्स अ प्रेजवर्दी प्रेजेंटेशन, ये एक बहुत अच्छी प्रस्तुति है बाय द ऑथर वेयर शी हैज ब्यूटीफुली एक्सप्रेस, जहां उन्होंने बहुत ही सुंदरता से पेश किया अपने विचारों को किस बारे में, तो द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस वालों की आजादी के बारे में, क्योंकि पूरे चैप्टर का थीम क्या था, द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। ठीक है, द वर्ड्स आर वेरी सिंपल एंड अट्रैक्टिव आइदर, द मोटिव ऑफ द ऑथर इज वेरी क्लियर हियर सो दैट रीडर्स में कॉम्प्रिहेंड इट थॉरोली, है ना, मतलब रीडर्स को अच्छे से पढ़ करके समझ जाए पूरे अच्छे से। ये रहा बच्चे इस पूरे चैप्टर का समरी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको बहुत ही ज्यादा लॉन्ग चैप्टर को हमने पढ़ लिया था, तो समरी ज्यादा इसका लॉन्ग करना सही नहीं था। आइए अब यहां से प्यारे बच्चे आपके सामने कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रखे गए हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ निंदा क्वेश्चन है जहां पूछा गया कि आर पॉलिटिशियंस अफ्रेड ऑफ द प्रेस। यहां देखिए आर पॉलिटिशियंस अफ्रेड ऑफ द प्रेस। अब इसी क्वेश्चन को पता आपके ऑब्जेक्टिव में भी डाल सकता है, यहां पे डाल देगा क्या, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स और अफ्रेड ऑफ द प्रेस ऐसे लिख देगा। ठीक है, तो क्या पॉलिटिशियंस जो होते हैं प्रेस वालों से डरते हैं, ये सवाल किया गया, तो सही बात है यस, है ना, हम कह सकते हैं क्या, यस यस पॉलिटिशियंस आर अफ्रेड ऑफ द प्रेस, कि हाँ पॉलिटिशियंस जो राजनेता होते हैं वो डरते हैं किससे, प्रेस वाले से। तो कह रहा है क्यों भाई, उसका रीजन क्या आखिर डरने का, तो क्योंकि इट कैन डैमेज देयर रेपुटेशन, क्योंकि अगर उन लोगों ने प्रेस वाले से एंटेगोनाइज किया, अगर उनसे पंगा लेने की कोशिश करी, तो प्रेस वाले के पास इतनी आजादी है कि ये जो मीडिया है ये क्या कर सकती है, ये उनके रेप्यूटेशन को, उनकी प्रसिद्धि को, उनके रुतबे को खराब कर सकती है, बर्बाद कर सकती है, या उनका जो राजनीतिक जो जीवन है उस पे भी उंगली उठा सकती है, उसके कैरेक्टर को भी डैमेज कर सकती है। तो पॉलिटिशियंस आर केयरफुल, इसीलिए जो राजनेता होते हैं बहुत ही सावधान होते हैं। ठीक है, केयरफुल, यहां देखिए बीच में स्पेस छूट गया, नॉट अलग होगा, आर वेरी केयरफुल नॉट टू एंटेगोनाइज द प्रेस। समझ गए, वो प्रेस वाले से बिल्कुल भी पंगा लेना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो प्रेस वाले से बिल्कुल एंटेगोनाइज करना नहीं चाहते हैं, किसी भी तरह का वो लफड़ा करना नहीं चाहते हैं, किसी भी तरह का बात का बतंगर बनाना नहीं चाहते हैं, उनसे पंगा लेना नहीं चाहते हैं। कौन, पॉलिटिशियंस। अब इसी बात को देखिए यहां पर ना आपको क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के दे देगा, हो सकता है आपको यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स कर दे ऐसे करके। ठीक है, तो बच्चे शॉर्ट आंसर से हमारा ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है, ऑब्जेक्टिव से हमारा सब्जेक्टिव भी बन जाता है। क्वेश्चन क्या आया कि व्हेन इज सेंसरशिप इम्पोज्ड, एक सेंसरशिप वर्ड की चर्चा हुई थी कि उनके ऊपर, प्रेस वाले के ऊपर सेंसरशिप लगाए जाते हैं। सेंसरशिप बोलने का मतलब टेक्नली लगाया जाता है, रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। सेंसरशिप बोलने का मतलब कि उनके ऊपर थोड़ी सी पाबंदी लगाई जाती है, लेकिन कब लगाई जाती है ये पूछ रहा है, व्हेन मतलब कब। तो सेंसरशिप जो थोड़ी बहुत पाबंदी होती है न्यूज़पेपर्स पे, ये जनरली वो सामान्यतः कब लगाई जाती है, कब लगाई जाती है, तो इंपोज की जाती है, थोप दी जाती है कब, तो ड्यूरिंग वॉर टाइम, जब भी या तो आपातकालीन, जब भी देश में आपातकालीन घोषणा की जाती है या युद्ध का समय चल रहा होता है देश का दूसरे देश के साथ में, तो उस टाइम क्या होता है कि प्रेस वाले के ऊपर इंपोज कर दिया जाता है किस चीज को, तो सेंसरशिप को। When swift decisions and actions are required, यहां स्पेस छूट गया है। ठीक है, when swift decisions, जहां पर तुरंत कोई क्विक डिसीजन लेना होता है, जहां कोई एक्शन लेना होता है, आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, जब सरकार को अचानक से कुछ फैसला लेना पड़ता है अपने देश के लिए, तो उस वक्त बिना प्रेस वाले को बताए ही ले लिया जाता है, ताकि मतलब मामला थोड़ा सा ज्यादा वायरल ना हो जाए, इसके चलते में। ठीक है, नंबर 3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गार्बलिंग, है ना, ये क्या एक मेथड होता है चीजों को डिस्टॉर्ट करने का, सच्चाई को, तथ्यों को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पेश करना गार्बलिंग कहलाता है। ठीक है, तो पूरा इसका मीनिंग क्या है, तो गार्बलिंग का मतलब है मिस रिप्रेजेंटेशन, चीजों को मतलब आप कह सकते हैं गलत प्रस्तुति कह सकते हैं, गलत तरीके से प्रस्तुति, गलत तरीके से सामने रखा गया, किसको, तो तथ्यों को, सच्चाई को गलत रखा गया, लेकिन थोड़ा सा गलत तरीके से रखा गया। बाय द प्रेस, किसके द्वारा, तो प्रेस के द्वारा, प्रेस इंटरव्यूअर के द्वारा, जो प्रेस वाले, जो मीडिया वाले जो इंटरव्यू लेते हैं ना, वो गलत तरीके से उसको पेश कर देते हैं। ठीक है, हु राइट्स द थिंग्स नॉट स्पोकन बाय द पर्सन बीइंग इंटरव्यूड, मतलब जो कुछ भी वो छाप देते हैं, लिख देते हैं, जो चीजें बोली भी नहीं गई हैं किसी पर्सन के द्वारा इंटरव्यू में, उन चीजों को भी क्या करते हैं, छाप देते हैं। तो इसी चीज को कहते हैं कि तथ्यों को घुमा फिरा के पेश करना, उसे कहते हैं गार्बलिंग करना कहते हैं। आर देयर रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस, कहते हैं कि क्या प्रेस वाले पर कुछ पाबंदी होती है, प्रेस वाले पे कुछ थोड़ी बहुत पाबंदी होती है ना, तो कह सकते हैं यस यस देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस, हाँ प्रेस वाले पर पाबंदियां लगाई जाती हैं, लेकिन कब, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, या ड्यूरिंग द वॉर टाइम, ड्यूरिंग द इमरजेंसी,
ठीक है, इमरजेंसी के टाइम या टाइम ऑफ वॉर के टाइम में रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। इनफैक्ट वास्तव में बात करें अगर, तो ऑल लिबर्टीज आर रेस्ट्रिक्टेड इन टाइम ऑफ वॉर। युद्ध के समय जितनी सारी आजादी उनको दी हुई रहती है ना, कुछ देर के लिए उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है, उन पर पाबंदी लगा दी जाती है। ठीक है, बाकी फिर जैसे नॉर्मल से होती है, जहां माहौल वापस शांत हो जाता है, तो फिर उनको उनकी जो आजादी, जो लिबर्टीज है, वो रिस्टोर्ड कर दिया जाता है, मतलब फिर से उनको पुनः लौटा दिया जाता है। कहते हैं शुड द प्रेस बी अलाउड टू एंजॉय कंप्लीट फ्रीडम। यहां सवाल किया गया कि क्या प्रेस वालों को अनुमति होना चाहिए कि वो भी एंजॉय कर सकें पूरी तरह से आजादी का। बिल्कुल उनको भाई आजादी मिलनी चाहिए, है ना, बिल्कुल उनको आजादी मिलनी चाहिए। आप हमको YouTube पर खोज रहे थे, हाँ हमें भी लगा था ऐसा कि आज हमारा टॉपर्स रिवीजन क्लास होगा, लेकिन दिक्कत क्या होता है कि बीच में एक सर का क्लास टॉपर्स रिवीजन का नहीं चल पाया था, तो जिसकी वजह से शेड्यूल जो था वो थोड़ा आगे बढ़ गया। जैसे कि आज सौरभ सर लेंगे क्लास आपका मैथ का, सौरभ सर क्लास लेंगे टॉपर्स रिवीजन का, और हमारा शेड्यूल जो यूट्यूब पे लगा हुआ है ना, वो कल के लिए लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए सॉरी इसके लिए, हमें भी नहीं पता था कि शेड्यूल थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसलिए हमने आपसे कल कहा था शायद, इसलिए हमने क्या बोला था कि शायद कल हमारा क्लास हो सकता है, इसलिए हमने शायद बोला था। तो कहते हैं कि क्या प्रेस वालों को इतनी आजादी होनी चाहिए, मतलब पूरी तरह से आजादी उनको मिलनी चाहिए? तो कहते हैं कि हाँ भाई होनी चाहिए, क्योंकि अ फ्री एंड फेयर प्रेस, कि एक आजाद प्रेस वाले और एक निष्पक्ष प्रेस वाले जो सच्चाई को बयां करते हैं, इज द ट्रू वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि असल में वैसे प्रेस वाले जो सच्चाई के साथ न्यूज को छापते हैं, जो चीजों को बड़गलाते नहीं हैं, ठीक है, घुमा फिरा के पेश नहीं करते हैं, असल में वही सबसे बड़े वॉच डॉग होते हैं, वही सबसे बड़ी आंखें होती है। किसी भी देश में डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए अगर कहीं पर लोकतंत्र का अगर खनन हो रहा है, अगर उसको डैमेज किया जा रहा है किसी देश के लोकतंत्र को, तो मीडिया ही तो अपनी आंखें खोल के रखती है कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, जनता तक बात पहुंचाती है। तो कैसे प्रेस वाले, एकदम फेयर प्रेस वाले, निष्पक्ष प्रेस वाले ऐसा करते हैं, समझ गए। इन नॉर्मल टाइम्स क्या होता है, सामान्य जो समय चल रहा होता है इसे देश में, द प्रेस शुड बी एब्सोल्युटली फ्री। तो ये बात चूंकि इंग्लैंड, ये बात चूंकि ब्रिटेन की हो रही है, मतलब इंग्लैंड की हो रही है, तो ब्रिटेन में ऐसा माना जाता है कि नॉर्मल जो टाइम होता है, जैसे रोजमर्रा के जो टाइम है, उसमें प्रेस वालों को पूरी तरह से आजादी मिलनी चाहिए। बट वी शुड सी थ्रू द इंटरनल सेंसरशिप दैट इंपोज ऑन इट्स रीडर्स। ठीक है, लेकिन जब बात आती है यहां पर सेंसरशिप लगाने की ना, ठीक है, तो जब कुछ अंदरूनी मामला चल रहा होता है तब जाकर इसके ऊपर कुछ चीजें इंपोज कर दी जाती है, और इसके रीडर्स पर भी। द प्रेस कैन क्रिएट डिसकंटेंट एमंग पीपल, क्योंकि उस टाइम में उसको आजादी क्यों छीन ली जाती है, थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाया जाता है, ताकि वो, है ना, असंतुष्टि ना फैला सके लोगों के बीच में, उनको उकसा ना पाए जनता को। ठीक है, टू रिबेलियन, बागी बनने पे तो वो, मतलब वो उकसा ना दे जनता को। एंड हैम्पर द स्विफ्ट इमरजेंसी मेजर्स, और अगर कोई तुरंत में सरकार के द्वारा अगर इमरजेंसी में कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं, कुछ मेजर्स लिए गए हैं, कुछ बड़े डिसीजन लिए गए हैं, तो तुरंत में वॉर के टाइम में वो जनता को ना बड़गलाए नहीं, सरकार के द्वारा उनको, मतलब उनके मन में कोई गलत धारणा ना बैठा दे, इसके लिए वॉर टाइम में ना उनके ऊपर सेंसरशिप लगा दिया जाता है। So the press should not be allowed to enjoy absolute freedom। तो कहते हैं कि उनको नॉर्मल टाइम में फ्रीडम होनी चाहिए, लेकिन जब वॉर टाइम आए, इमरजेंसी टाइम आए, तब उनको पूरी तरह से आजादी नहीं देनी चाहिए। नहीं तो उस टाइम वॉर के टाइम में चूंकि देश में क्रिटिकल सिचुएशन हो रखा होता है, तो अगर उस टाइम किसी मीडिया ने मान लीजिए पैसा वैसा लेकर कुछ ज्यादा न्यूज को बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया, तो दूसरे देश को पता चल जाएगा, क्योंकि वॉर के टाइम में हर कोई एक दूसरे देश पर नजर रखे रहता है। इसीलिए तो उनको पूरी तरह से आजादी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल टाइम में उतनी आजादी उनको होनी चाहिए, लेकिन ठीक है। आगे सुनिएगा बच्चे, कहते हैं राइट द टू बेसिक एजम्पशंस अबाउट द पब्लिक आर। ठीक है, कहते हैं राइट द टू बेसिक एजम्पशंस, ऐसे दो एजम्पशंस बताइए। एज्यूम करने का मतलब होता है चीजों को मान लेना पब्लिक के द्वारा, ठीक है। अबाउट द पब्लिक आर, तो द टू बेसिक एजम्पशंस अबाउट द पब्लिक आर, लोगों के बारे में दो धारणाएं यहां पर रखी गई हैं, लोगों के बारे में, जनता के बारे में, कि they have not the intelligence to distinguish truth from falsehood। यहां इस पूरे चैप्टर में दो बातें जनता के बारे में रखी गई थी कि ये जो जनता है ना, इनके पास उतनी बुद्धि नाम की चीज नहीं है। they have not the intelligence, उनके पास इतनी भी बुद्धि नहीं है कि वो फर्क कर सकें कि सच और झूठ में क्या फर्क है। और दूसरी बात ये कि दे डोंट केयर एट ऑल, और दूसरी बात जनता के बारे में ये बोली गई इस चैप्टर में, ये धारणा रखी गई कि उनको कोई परवाह ही नहीं है कि कौन सा स्टेटमेंट किसी नेता द्वारा छापा गया है वो सच है या फिर वो ऐसे ही टिटिलेटिंग है, वो है ना, सच है कि झूठ है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता जनता को। ये दो बातें यहां पर रखी गई हैं जनता के बारे में। तो सवाल किया गया कि जनता के बारे में ऐसी दो
बेसिक बातें कौन सी हैं? तो यही 2 बेसिक बातें रखी गई थी चैप्टर के अंदर में। कहते हैं व्हाट इज सेपरेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। यहां कॉन्टेक्स्ट का मतलब संदर्भ, मतलब जो थीम था ना, संदर्भ को बोलते हैं थीम, कि उस पूरे जो मामले का जो थीम था, जो विषय था, पूरे विषय को ही दबा दिया गया। और प्रेस वाले ऐसा करते हैं, ये हमने कल की क्लास तक में सीखा था, ऐसा देखा था। तो डोरोथी एल सेयर्स इन हिज एसे, चूंकि आज का हमारा चैप्टर क्या है, एसे है। हाउ फ्री इज द प्रेस क्या एक एसे है। एसे में ये एलोबरेट करती हैं, वर्णन करती नजर आती हैं कि द सेपरेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट इज चूजिंग ओनली अ पार्ट फ्रॉम द होल। मतलब अगर इतनी बात बताई गई ना, तो ये सारी बात को छोड़कर जो इतना बात प्रेस वाले को अच्छा लगा ना, बस इसी को छाप दिया गया। तो क्या बोला कि सेपरेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो ये है, क्या सुनिएगा, कहते हैं होल, समूचे हिस्से में से बस एक हिस्सा ही प्रेस वाले ने छाप दिया, उसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि द मीनिंग्स आर डिस्टॉर्टेड, कि जो मेन मुद्दा है, जो मेन मतलब है, उसको डिस्टॉर्ट किया जा सके, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सके, एंड गिव अ डिफरेंट इंप्रेशन देन व्हाट वाज एक्चुअली इंटेंडेड। मतलब प्रेस वाले का जो इरादा था कि हमें इसके कैरेक्टर को थोड़ा बर्बाद करना है, डैमेज करना है, तो वो अपने मुद्दे पर कायम होकर के सारी बात को हाइड कर देंगे और उसमें से एक छोटा जो मुद्दा होगा उसको सामने, जनता के सामने दिखा देंगे। बच्चे समरी आपको हम 2 दे चुके हैं, द सोल्जर दे चुके हैं और स्नेक दे चुके हैं, और तीसरा समरी अभी देना बाकी है। जब तीनों समरी दे देंगे ना, तो आपके एप्लीकेशन में एक फोल्डर बना करके उसमें डाल देंगे तीनों समरी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब ये बच्चे एक समरी बाकी है, आप समझ रहे होंगे कौन सा समरी अभी बाकी है। क्योंकि पोएट्री सेक्शन तो कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब एक समरी प्रो सेक्शन से बाकी है ना। तो जो बच्चे जल्दी अभी आपका चैप्टर आने वाला है, जैसे ही चैप्टर आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि इस वाले समरी को याद करके जाना है एग्जाम में, ठीक है। टोटल बच्चे 3 ही समरी आपको हम देंगे, 3 में से एक एग्जाम में आएगा, 3 में से कोई एक एग्जाम में आ जाएगा, चाहे आप आर्ट्स के बच्चे हो, कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो। हाउ इज एडिटोरियल पॉलिसी, लेकिन आपको तीनों याद करके जाना है बच्चे, याद रखिएगा। हाउ इज एडिटोरियल पॉलिसी कंट्रोल्ड। हर न्यूज चैनल में, चाहे हर समाचार पत्र में काम करने वाला एक एडिटोरियल पॉलिसी होता है, उनका अपना एक संपादकीय एक नीति होता है कि कैसे हमें चीजों को मिर्च मसाला लगा करके जनता को पेश करना है, ठीक है। और इसके ऊपर भी नियंत्रण होता है, किसका? तो इसके ऑनर का, इसके एडवर्टाइजर का होता है। तो ये जो एडिटोरियल पॉलिसी जो चीजों को एडिट करती है समाचार को, इसको भी कंट्रोल कर लिया जाता है, किसके द्वारा? बाय 2 चीफ फैक्टर्स, 2 मुख्य कारक के द्वारा। वो 2 मुख्य कारक कौन है? तो नेमली द इन्वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ इट्स एडवर्टाइजर्स, पहला तो हो गया एडवर्टाइजर्स जो पैसा लगाते हैं, देते हैं, एंड द पर्सनल एंड पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ द मैन और कंपनी दैट ओन्स इट, जो इसको चला रहा है, जो इसका मालिक है, जो इसका ऑनर है। दूसरा, यही 2 चीफ फैक्टर्स हैं जिनका कंट्रोल होता है एडिटोरियल पॉलिसी पर, ठीक है, जिनके हित में समाचार को छापा जाता है। वो कहेंगे इस समाचार को थोड़ा सा ऐसे करके पेश करो, तो एडिटोरियल वाले क्या करेंगे उसमें? भाई उसको ऐसे ही पेश करेंगे, ठीक है। यहां देखिए बच्चे, एक एक्सप्लेन द लाइन्स लिखा गया है, एक आपका यहां पर एक्सप्लेन द लाइन निकाल के रखा गया है। कहा गया कि व्हेन वी स्पीक फ्रीडम ऑफ प्रेस, यहां एक लाइन है जो इस चैप्टर से निकाल के दिया गया। कहते हैं डीएल सेयर्स की जब भी हम प्रेस वालों की आजादी के बारे में बात करते हैं, वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन अ वेरी टेक्निकल एंड रेस्ट्रिक्टेड सेंस। टेक्निकल एंड रेस्ट्रिक्टेड सेंस में बात होती है। आजादी का मतलब टेक्निकली रेस्ट्रिक्टेड सेंस में होती है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, वॉर टाइम में, इमरजेंसी टाइम में, हर जगह टाइम में नहीं। अब ये अगर हम रेफरेंस की बात करें तो द लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम हाउ फ्री इज द प्रेस, रिटन बाय डोरोथी ले सेयर्स, डीएल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है। कॉन्टेक्स्ट मतलब इस लाइन का लिखने का विषय क्या है, संदर्भ क्या है, इसके बारे में चर्चा है। तो सेयर्स वाज टॉकिंग अबाउट फ्रीडम ऑफ द प्रेस, यहां पर सेयर्स जो है, डीएल सेयर्स, ये प्रेस वालों की आजादी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वो विचार, द आइडिया दैट न्यूज़पेपर्स, जर्नलिस्ट एंड मीडिया, तीनों में से जिसका नाम कह लीजिए, वो विचार जो न्यूज़पेपर्स, पत्रकार, मीडिया शुड बी फ्री, उनको जो विचार रखा गया है कि उनको आजादी होनी चाहिए लिखने की एंड छापने की, विदाउट इंटरफेरेंस, उस पर किसी की क्या हो, दखल अंदाजी ना हो। ये बात सही है, लेकिन दखल अंदाजी अगर ना हो तो आप कम से कम सच को छापिए, ये यहां पर राइटर कह रही हैं। अब इस लाइन को देखिए, एक्सप्लेन किया गया कि थ्रू द लाइन द राइटर मीन्स, इस लाइन के जरिए राइटर का मतलब क्या है कहने का, जो मीडिया है, द मीडिया हैज द राइट, मीडिया को हक है, मीडिया को यह अधिकार है कि टू रिपोर्ट न्यूज, कि वो समाचार को छापे, एंड एक्सप्रेस ओपिनियंस, और अपने और जनता के विचारों को, चाहे सरकार के विचारों को, बिना किसी के नियंत्रण में आए, बिना किसी के दबाव में आए, है ना, वो अपनी बात रखे। द लॉ सेज दैट, क्योंकि नियम कहता है कि प्रेस इज फ्री, नियम क्या कहता है, कानून कहता है कि प्रेस वाले आजाद हैं। ऑन पेपर देयर इज नो सेंसरशिप, कानूनी तौर से उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है,
सरकार का उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ऑन पेपर बोलने का मतलब कानूनी तौर से देखा जाए तो देयर इज नो सेंसरशिप, कोई पाबंदी नहीं है। बट इन रियल लाइफ, लेकिन वास्तविकता की ओर अगर हम देखें तो देयर आर मेनी हिडन लिमिट्स ऑन व्हाट द प्रेस कैन से। बहुत ऐसी छुपी हुई लिमिटेशन है, किसके द्वारा? तो एडवर्टाइजर के द्वारा, उसके ऑनर के द्वारा। तभी तो वो दबाव में गलत सलत न्यूज छाप देती है, जबकि सरकार का उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। ओके, तो ये बात यहां पर ये कहना चाह रही हैं। अब बच्चे, इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसकी हम बात यहां पर करने जा रहे हैं। तो देखिए, नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ डैश। किसी भी जो जाना माना जो न्यूज़पेपर है उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने एडवर्टाइजर के खिलाफ जा सके, क्योंकि पैसा वहीं से आएगा। ठीक है। द डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री। यहां पर कौन से जगह के प्रेस की चर्चा की गई है? तो यहां पर चूंकि चर्चा ब्रिटेन के प्रेस की गई है तो हम कह सकते हैं ब्रिटिश प्रेस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ब्रिटिश प्रेस कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द डैश ऑफ द न्यूज़पेपर। एडवर्टाइजर्स मतलब क्या है भाई? पैसा। जो पैसा दे रहे हैं तो पैसा से रिवेन्यू जनरेट होता है, इससे रिवेन्यू जनरेट होता है इससे। तो एडवर्टाइजर्स का योगदान होता है समाचार पत्र के रिवेन्यू को देने का, चलाने का। एवरी डैश लिव्स इन अ परपेचुअल प्रिकेरियस बैलेंस। तो यहां हम ये भाई चर्चा किसके बारे में? चर्चा भाई हमारे न्यूज़पेपर के बारे में है कि एवरी न्यूज़पेपर लिव्स इन अ परपेचुअल प्रिकेरियस बैलेंस, कि हर समाचार पत्र को अपना एक संतुलन बना करके चलना पड़ता है, उसको हर साल चलाना है, लंबे समय तक टिकना है, तो उसको अपने ऑनर और एडवर्टाइजर की बात माननी पड़ेगी। When we speak of the freedom of the press, we usually mean freedom in a dash sense, broad sense, legal sense, technical sense या फिर social sense। तो हम कह सकते हैं यहां पर क्या है भैया? यहां पर we usually mean freedom in a technical and restricted sense, technical and restricted sense यहां होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट वन, how free is the press is written by। ये जो हमारा चैप्टर, ये जो हमारा एस्से है, ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो याद रहेगा बच्चे, ट्रिक से आपको याद करा दिया गया था ना कि प्रेस वाले क्या करते रहते हैं? न्यूज के लिए दौड़ती रहती है ना? तो दौड़ती रहती है डॉरथी एल सेयर्स। द डैश कैन मेक और ब्रेक रेप्यूटेशन। कौन है जो किसी के रुतबे को बिगाड़ सकता है और बना भी सकता है? बना सकता है तो बिगाड़ भी सकता है। वो कौन है? तो वो प्रेस वाले हैं, वो मीडिया है। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय डैश चीफ फैक्टर्स। जो एडिटोरियल पॉलिसी है किसी भी फेमस न्यूज़पेपर का, वो भी कंट्रोल में है, तो किसी कारक के द्वारा। कितने कारक के द्वारा? तो वो पहला ऑनर है, दूसरा एडवर्टाइजर है, तो दो कारक इसमें हो गए। सेंसरशिप इज इम्पोज्ड। सेंसरशिप पाबंदी लगाई जाती है ड्यूरिंग के दौरान। किस चीज के दौरान में? तो कह सकते हैं या तो इमरजेंसी लिखा हो या तो फिर वॉर टाइम लिखा हो। एग्जाम में ऑप्शन कभी वॉर टाइम दे सकता है, यहां इमरजेंसी भी दे सकता है। डैश आर केयरफुल नॉट टू एंटेगोनाइज द प्रेस। वे कौन है जो प्रेस वाले से पंगा लेना नहीं चाहते हैं? तो वो कौन है? किनके बारे में बात कही गई थी? ये बात पॉलिटिशियंस के बारे में कही गई थी। द डैश इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल। क्या इसमें कहा गया था कि वो कौन है जो स्वामी नहीं है बल्कि जनता का सेवक है? तो ये बात किसके बारे में कही गई थी? ये बात स्टेट के बारे में कही गई थी, राज्य के बारे में, सरकार के बारे में, कि सरकार जनता का सेवक है, मालिक नहीं है। नंबर 12 कहते हैं द डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री। कौन से प्रेस की बात हुई है? तो यहां पर ब्रिटिश प्रेस की बात की गई है। ओके। द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज डैश। पहला जो मुख्य कारक है किसी भी न्यूज़पेपर का रिवेन्यू जनरेट करने का, तो रिवेन्यू जनरेशन का मतलब एडवर्टीजमेंट। क्या है वो? एडवर्टाइजर के जरिए, है ना। नेक्स्ट, द सेकंड चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज डैश। तो यहां पर अगर कोई दूसरा है तो हम कह सकते हैं सेकंड वाला कौन है? तो वो है ऑनर, वेल्थ ऑफ द ऑनर। ठीक है, द वेल्थ ऑफ ऑनर, जो मालिक है, क्योंकि मालिक के पास पैसा होता है, या पैसा न्यूज़पेपर को चलाने के लिए भाई दो चीजें चाहिए, है ना, एक चलाने वाला और दूसरा पैसा। तो चलाने वाले हैं कौन कौन है? एडवर्टाइजर हैं और न्यूज और उसका मालिक, और दोनों के पास पैसा रहता है। ठीक है। मिस सेयर्स सेड, मिस सेयर्स ने कहा कि शी वुड राइट नो मोर प्लेस एक्सेप्ट ऑन डैश, तो एक्सेप्ट ऑन कमीशन। इसी बात को देखिए अपना गलत तरीके से छाप दिया गया था इसी लाइन को न्यूज़पेपर में कि मिस सेयर्स ने कहा कि अब वो कोई भी नाटक नहीं लिखेंगी, है ना, बिना कमीशन मिले, ऐसा छाप दिया था न्यूज़पेपर वाले ने।
हाउ फ्री इज द प्रेस इज, ये प्रोज का कौन सा पीस है? ये चैप्टर हमारा प्रोज सेक्शन से लिया गया है, तो ये प्रोज का कौन सा पीस है? तो ये आपका क्या है? एक एस्से है, एक निबंध है। डीएल शेयर्स कंपोजिशन इज, डीएल शेयर्स की इन चार में से कौन सी कंपोजिशन है? सो हाउ फ्री इज द प्रेस? The newspapers can be convicted of dash, garbling, reversal of the facts, random inventions, all of the above। तो न्यूज़पेपर को यहां पर जो गलत तरीके से पेश किया जाता है, वो पेश करने के कौन कौन से तरीके हैं? तो ये सारे के सारे तरीके हैं, जिसमें गार्बलिंग आता है, रिवर्सल ऑफ द फैक्ट्स आता है, रैंडम इन्वेंशंस होता है, ये सब के सब है, ऑल ऑफ द अबव। द एडिटोरियल पॉलिसी इज कंट्रोल्ड बाय, एडिटोरियल पॉलिसी को कंट्रोल किया जाता किसके द्वारा? तो कह सकते हैं एडवर्टीजमेंट एंड सर्कुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन, फैक्ट इज अ डीटी इन्वोक्ड बाय द डैश ओनली इन द लास्ट। कह रहे हैं कि सच्चाई क्या है? तथ्य एक देवता के समान, एक देवी देवता के समान है, जो अक्सर याद आते हैं जनता को अंतिम में। कैसे हम लोग अंतिम घड़ी में जब कुछ साथ नहीं था हम लोग भगवान को, ईश्वर को याद करते हैं, वही कहते हैं कि सच्चाई वो चीज है, सच्चाई वो देवता देवी के समान है, जो अक्सर लोगों को, पीपल को याद आता है। कब? जब अंतिम घड़ी आ जाती है तब। ठीक है, तो बच्चे ये रहा इस चैप्टर से टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। फाइनली बच्चे हमारा ये चैप्टर यहां कंप्लीट हो गया। नाउ वी हैव 3 चैप्टर्स लेफ्ट। ओके, अब आपका अगला जो चैप्टर बच्चे, उसमें 3 प्रोज भी बाकी हैं, है ना। अ मैरिज प्रपोजल है, दी अर्थ है, उसके बाद इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज है। तीनों चैप्टर बाकी हैं। 3 चैप्टर को बच्चे हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग फिर आगे किसी भी बुक में बढ़ेंगे। और जब ये 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद हम लोग एक बुक को स्टार्ट करेंगे, द स्टोरी ऑफ इंग्लिश। बच्चे द स्टोरी ऑफ इंग्लिश को बहुत ही आपको हम ईजी लैंग्वेज में आपको पढ़ा देंगे, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में पढ़ा देंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। ठीक है बच्चे, तीनों में समरी अलग अलग पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको 3 समरी दे दिए हैं, ताकि जो भी आपका जो भी स्ट्रीम है, आप साइंस के हैं, आप कॉमर्स के हैं, आप आर्ट्स के हैं, चाहे जो भी आप हैं। ठीक है, आपके घर में कोई भाई बहन होंगे जो कॉमर्स में होंगे, आप तो साइंस और आर्ट्स के बच्चे हैं, हो सकता है कि आपके फ्रेंड आपके कॉमर्स में होंगे, तो ये 3 समरी इनफ है, जो एग्जाम में 3 में से कोई एक आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चे, मिलते हैं आपको हम सीधे कल के क्लास में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चूंकि चैप्टर बहुत लॉन्ग था, तो हमने यहाँ पर इसको आज फिनिश कर दिया है। ओके, और जो बच्चे देखिए, जो चैप्टर लॉन्ग रहेगा उसको तो भाई लॉन्ग ही तरीके से कंप्लीट किया जाएगा ना। जो चैप्टर छोटे छोटे होते हैं उसको 2 दिन में निपट लेते हैं, 3 दिन में निपट लेते हैं, लेकिन ये चैप्टर देखिए सीधे 2 चैप्टर के बदले 1 चैप्टर पढ़ाया गया, ये है ना। ग्रामर कब पढ़ाते हैं बच्चे? ग्रामर जब पढ़ाएंगे, ग्रामर तो बहुत पहले हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं, अभी कुछ ग्रामर के पार्ट बाकी हैं, जैसे नरेशन है, आपका नरेशन बाकी है। ठीक है, अभी आपका प्रीपोजिशन बाकी है, वो सब आपको एकदम आराम से डील कर देंगे हम। ठीक है, ओके, चलिए तो प्यारे बच्चे, एस्से बच्चे देखिए, एस्से का हमने बहुत पहले कह दिया था कि एस्से के लिए आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। तो एस्से आप पहले हिंदी वाला जो भी एस्से है, एस्से का ये ट्रिक होता है, पहले एस्से को आप लोग हिंदी वाले एस्से में पढ़िए, निबंध को पढ़िए, और उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। इसका यही तरीका हो सकता है। सही है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 3 चैप्टर कंप्लीट करेंगे प्रोस वाले, उसके बाद हम द स्टोरी ऑफ इंग्लिश को शुरू करेंगे। द स्टोरी ऑफ इंग्लिश आपका जो चैप्टर, जो बुक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंस है, उसका बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम में, उसका अच्छा खासा वेटेज है। ठीक है, तो बच्चे उस बुक को हम आराम से पूरा एक बुक आराम लगातार पढ़ाएंगे। क्लियर है? चलिए तो सारे बच्चे, आपका समरी आपको दे दिया गया, द सोल्जर दिया गया है, स्नेक दिया गया है, तीसरा समरी अभी बाकी है, जो आगे क्लास में आपको देने वाले हैं। तब तक के लिए बच्चे आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आज के इस क्लास को यहीं पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए